बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। जी माहम रहमान साहिबा, आज कहां से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे? शाजी, आज प्रोग्राम का आगाज हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस से कर रहे हैं। और जैसे जैसे दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई गई, वैसे वैसे ही उनके इस्तेमाल के उसूल और कवानीन भी साथ साथ वज़ा किए गए। जैसे कि सेल फोन को ही ले लीजिए, मुहज़्ज़ब दुनिया में आप वर्क प्लेसेस पर सेल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और हॉस्पिटल्स तो हॉस्पिटल्स हैं। वैसे मेरे एक दो कज़न हैं जो डॉक्टर्स हैं, ब्रिटेन में भी और स्टेट्स में भी, और दोनों को आप जो जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं, सेल फ़ोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनकी ज़िंदगी में कि वो सेल फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई शदीद इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए एक नंबर उन्होंने फैमिली को अलग से दे रखा है, लैंडलाइन नंबर, जिस पर आप कॉल करके उन्हें बुला सकते हैं। मगर ड्यूटी के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो इत्थे ते डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर च खलो के दूजे डॉक्टर ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਦਿਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ सॉरी आपका मरीज सर्वाइव नहीं कर सकता। यार मेडिकल का शोबा तो बहुत सेंसिटिव शोबा है ना, क्योंकि लोगों की जो जान है, मतलब आपकी ज़रा सी गफलत जो है वो किसी की मौत का बाइस बन सकती है। अभी वो आपने देखा होगा कराची में जो उस बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया है, उसको देख के जिसे कहिए कि कलेजा मुंह को आता है। उसकी पूरी ज़िंदगी, यार पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। पूरी ज़िंदगी उस बच्ची की डॉक्टर की एक गफलत ने बर्बाद कर दी। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, तो मेडिकल है। वेस्ट में कॉफ़ी शॉप्स पे जो बच्चे बच्चियाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ का खर्चा पूरा करने के लिए जॉब कर रहे होते हैं ना, उनको भी हमने देखा है कि कॉफ़ी शॉप्स में काम के दौरान घंटों एक पैर पर फिरकी की तरह घूमते रहेंगे, सेल फोन यूज नहीं करेंगे। फिर 3-4 घंटे के बाद ब्रेक आती है तो वो कॉफी शॉप से बाहर जाकर अपने दिल की पड़ास काट देना अपने मैसेजेस भी देखते हैं, किसी को कॉल करनी हो छोटी मोटी तो वो भी करते हैं। मगर कॉफी शॉप्स तक में वर्कर जो है वेस्ट में, वो सेल फोन को अवॉइड करता है। और उसकी वजह है बिकॉज आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कुछ का कुछ कर बैठेंगे अगर आपने फोन कान से लगाया हुआ है। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਉੜਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਲੀਏ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਚਵਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਸਾੜਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੰਮੀ ਆਈਏ ਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਛੋਟਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਬੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਮ ਵੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ कर, अल्लाह गया मोबाइल सुखाओ हम धुप्पे रख के। शाजी, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल इस वायरल वीडियो में भी है जो आज हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे वर्क प्लेसेस पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल काम में खलल डालता है। पता रुखसाना सੱਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬ ਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਦਰਜਾ ਅੱਖ ਤੇ ਲੀਰੀ ਵੇਖੇ। ਐ ਲੋ, ਐ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਲਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰਤਾ। ਲੋ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੁੱਟਦਾ। अरे मोबाइल की
की बातें हो और जोगी पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब से जोगी टेलीनॉर 4G स्पीड पे आया है, बाबे के काम की स्पीड बढ़ चुकी है। कितने लोग रोज तुझे पहचानते हैं ये सियासी थिएटर में आने की वजह से। महम करोड़ों की तादाद में। सियासी थिएटर की तो टेलीनॉर वाली स्पीड हो चुकी। माना लड़की तुझे करोड़ों लोग पसंद करते होंगे, लेकिन जोगी तुमसे बहुत आगे है। यस, अच्छा। स्पीड में, क्योंकि बाबा टेलीनॉर 4G स्पीड इस्तेमाल करता है। यस, और आखिरकार जोगी फेमस हो चुका है। फेमस, यस। आज मैं रास्ते में आ रहा था, पूरे 2 लोगों ने मुझे पहचाना है, पूरे 2 लोगों ने। वैसे आपस की बात है, उनमें से एक मेरे चाचे का बेटा था। और मैं उन्हें क्या फिटे मुंह तू मैनू कित्थे मिल पे। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਨੋਰ ਦਾ 4G ਦਾ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਹੈ? नहीं नारिये, जो मुझे बैलेंस करवाता था जब मेरे सामने आया है तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं। साफ इनकार, चिट्टा जवाब। ਜੋਗੀ ਕੈਸੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਪਛਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सियासतदाना दे नाल रह रहे के बाबे भी तोता चशम हो चुके ने नारिये। भावें MNA दा इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन यारां दोस्तां नूं पछाणना बंद कर दिता बाबे ने। वैसे जोगी तुम्हें क्या फायदा हुआ टेलीनॉर 4G का? अरे बटर ब्रेड खाने वाली मानो बिल्ली, टेलीनॉर 4G स्पीड के फायदे सुनो। अब जोगी जहां भी जाके सांप निकालता है, मंत्र करता है, बाबा फौरन फेसबुक पे अपलोड करता है। यस, और तो और यूट्यूब पे जो भी नया गाना आता है और सामरी जादूगर के जितने भी मंत्र हैं, बाबा सबसे पहले स्ट्रीम कर लेता है। यस, और टेलीनॉर 4G स्पीड के और भी फायदे सुनो। अब तो बाबे की बाबी भी बाबे को वीडियो कॉल करती है। यस, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। इसी शर्त पे तो नारिये बाबे की बाबी बाबे के पास वापिस आई है। क्या मतलब जोगी बाबा? जोगियों ने उसके साथ वादा किया था कि बाबा जिस भी लोकेशन पे होगा तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाएगा कि बाबा इस लोकेशन पे खड़ा है। और ये सब कुछ टेलीनॉर 4G स्पीड की वजह से मुमकिन हो सका है। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਨੋਰ ਦਾ 4G ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਟੈਲੀਨॉर 4G ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜੋਗੀਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। और आज तो बाबे ने टेलीनॉर 4G स्पीड का बहुत ही फायदा उठाया है नारिये। वो कैसे जोगी बाबा? जबरदस्ती एक चाची के साथ फैन पिक्चर ली, अच्छा। ताकि ऑनलाइन लोगों को पता चल सके कि लोग बाबे को पहचानते हैं। ਅੱਗੋਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲ। इसका मतलब टेलीनॉर 4G की स्पीड की वजह से आप दुनिया के सबसे तेज आदमी बन गए हैं और मशहूर भी हो गए हैं। यस, चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ ये दगड़ 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 दिन तकरियां बोतला सुचियां बोतला आ एक कुछ नहीं बिन भूत पात बिन तुम सुनना रमिल के ब्रांड गान भी चल जम पुना तुरक तुरक दिन जंडे शाबे तुरक तुरक दिन जंडे दादा तिरकड़े आ। अरे माहम तू भी कुछ कर ले जिंदगी में। क्या मतलब जोगी बाबा? टेलीनॉर 4G स्पीड पे आ और तेज हो जा। कब तक सियासी थिएटर में बैठी बैठी मोटी हो जाएगी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। दगड़ धाकड़ दिन ता स्मार्ट हो जा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛਾਪੋ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਮਾਲ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ है म्यूज़िक का, और आज हमने जो गाना प्रोग्राम में शामिल किया है वो है फिल्म चांद और चांदनी से। ये फिल्म जुमा 12 अप्रैल 1968 को रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी और गो के बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म नहीं थी, मगर इसके गाने बाकमाल थे। इतने बाकमाल गाने थे कि आज तक उन गानों को लोग सुनते हैं, उससे लुत्फ लेते हैं। एहतिशाम साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे। नदीम और शबाना इस फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे। करीम शहाबुद्दीन साहब ने इस फिल्म का लाफानी म्यूजिक दिया था। सुरूर बाराबंकी साहब ने इसके गीत लिखे थे, और खास तौर पे जो गीत आज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं उसे गाया था मसूद राना साहब ने। तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए, और पेश कर रहे हैं वन एंड ओनली फराज भट्ट साहब। ब्यूटीफुल, क्या कहने फराज भट्ट साहब, क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है घर, गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि इसमें मुस्तकिल साथ देते हैं हमारा मोहतरम गाफिर शहजाद साहब। आप मारूफ शायर हैं, माहिर फ़न तामीर हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। जी बहुत शुक्रिया शाह जी। ए नक्शा नवीस, जी हुमायूं की मलिका चूचक बेगम, फरमाइए क्या कहना चाहती हैं आप? अभी ब्रेक में आपने 5.5 रोटियां खाई हैं, थोड़ी चहलकदमी कर लीजिए वरना आपकी तोंद बाहर निकल आएगी। और कैसी गल है, बगैर सालन तो खा दिया सु, कैसा बिल्ली टाइप आदमी। गाफिर भाई ज़रा रोशनी डालिए इस अजीमुशान अजीमुल जुस्सा किला रोहतास की तर्ज तामीर पर। एंड बंदे को रोशनी डालिए तो कहता है मैं टॉर्च तो घर ही भूल आया हूँ। एक दिन भरजाई लड़ के सौरे गई थी, टार्च ना लबन डे, उन्होंने रौला पाता चोर चोर। जी, किला रोहतास पत्थरों की बनी हुई एक इमारत है। और लकड़ दा बनाना सी मैं। शेरशाह सूरी साहब, इतना अच्छा आपने किला बनाया, उसकी सिफात बयान होने जा रही हैं, सुन लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पर किले ईंटों से बनाए जाते हैं और ये वो किला है जो बुनियादी तौर पर पत्थर से तामीर किया गया और 175 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। और अगर आप इसकी दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं तो 4 किलोमीटर का फासला बनता है। अच्छा गाफिर भाई, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मगर जो तारीख में इस अजीमुल जुस्सा किले के लिए पत्थर इकट्ठा करने का अमल मिलता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पत्थर मौजूद नहीं था, हुमायूं जड़े वटे मारदा से इकट्ठे करने नहीं, हुमायूं से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। अपना शेरशाह सूरी ने ऐलान किया कि जो पत्थर लाएगा एक मखसूस साइज का, उसको उस पत्थर के बदले एक सोने की अशरफी पेश की जाएगी। ਇਹ ਗਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਚੋਬਦਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 6 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। अच्छा देखिए, जो तारीख मखज़न अफगाना है उसमें दर्ज है कि, और आप देखिए कि ये जो हुक्मरान सियासतदान हुक्मरान है वो कैसे एडजस्ट करता है, नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, सोचता है, हाँ स्कीम्स लेके आता है, फिर कैसे एडजस्ट करता है। पहले ये हुक्म जारी हुआ कि सोने की अशरफी दी जाएगी, जब कसरत से मखसूस साइज़ के पत्थर इकट्ठा होना शुरू हो गए तो उन्होंने कहा कि अब चांदी की अशरफी जो है वो दी जाया करेगी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ। और उसके बाद आखिर में ये हुआ कि हर पत्थर के बदले एक पैसा दिया जाने लगा। हिंदुस्तान तक तो रौला पै गया। तो आप देखें कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है उसको कितनी जहानत से यहाँ पर लागू किया था शेरशाह सूरी ने। ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 5000 ਦਾ ਕੁੱਤਾ, 5000 ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ 5-5000 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ 200 ਦਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ 50-50 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी गाफिर भाई। जी शाह जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही पत्थर इकट्ठे करके ये अजीमुशान किला तामीर किया गया और इसमें यकीनन शेरशाह सूरी की जहानत शामिल थी। इस किले की फसील जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 4 किलोमीटर लंबी है, वो फसील अपनी चौड़ाई में भी 30 से 40 फुट चौड़ी है। और ये चौड़ाई इसलिए रखी गई कि उसके ऊपर चढ़ के एक घोड़े पर बैठा हुआ शख्स घोड़ा दौड़ा सकता था। ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ जी जी जी, और यही फसील ऊंचाई में 50 से लेकर 80 फुट तक ऊंची भी थी। और मकसद वही था कि दिफा का मजबूत निज़ाम, ठीक है, कि हमला आवर अगर आए तो वो किले में दाखिल ना हो सके। और उस वक्त शेरशाह सूरी को एक तरफ मुगल से खतरा था और एक तरफ गखड़ों से खतरा था। जी, और उन दोनों के खिलाफ दिफा में ये किला तामीर किया गया। और इत्तफाक देखिए कि शेरशाह सूरी के मरने के बाद ये किला गखड़ों के कब्जे में आ गया। वो यहाँ पर बराजमान हुए और उसके बाद मुग़ल भी यहाँ आते रहे। अकबर और जहांगीर भी यहाँ एक एक दिन के लिए ठहरा और उन्होंने अपने दरबार लगाया। उस वक्त चूंकि महल नहीं था तो वो खेमों का की बस्ती जी शाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है, शायद ज्यादा दिन ठहरे भी नहीं। एग्जैक्टली। और ये वाहिद ऐसा किला है कि जिसमें कोई शाही महल नहीं थे। तो वो जो मुगलों के यहाँ रिवायत है, ये गालिबन शेरशाह सूरी की तबीयत को भी जाहिर करती है ये बात। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जंगजू था और सारी जिंदगी जंगों में गुजारी उसने। तो इस वजह से भी महल बनाने की जरूरत पेश नहीं आई। मैं सुने आजकल किले दे विच राह वाली वालियां कुल्फियां लगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा
کہ اس قلعے کو ضرور دیکھنے جانا چاہیے اور ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد تجربہ ہے. اور وہاں پہ جو لوکل گائیڈ جو دستیاب ہوتے ہیں اگر آپ ان کو لے لیں تو جس طریقے سے وہ آپ کو قلعے کی سیر کرائے گا کہ قلعے میں کہاں پھانسی گھاٹ تھا, کہاں حویلی مان سنگھ تھی, کہاں رانی محل تھا, تو پھر صحیح معنوں میں آپ کو قلعے کی تاریخ سے آگاہی ہوگی. مہینے بعد پتہ لگتا ہے یہو جہے بندے نے قلعے دی پارکنگ دا ٹھیکہ لیا. اور جب وہاں جائیں تو وہ جگہ بھی ضرور وزٹ کیجئے جہاں بادشاہ بیٹھ کر فیصلے سناتا تھا. تیرے بندے دی تون بھنن دا فیصلہ بھی میں اتنے بیٹھ کے کیتا سی. لو اے جے ہمایوں دی چہیتی بیگم حمیدہ بانو, وہ جگہ ضرور دیکھیں جہاں بادشاہ بیٹھا کرتا تھا. اینو وہ جگہ یاد ہے جتھے غیر بادشاہ بیٹھدا سی, وہ جگہ نہیں یاد جتھے اپنے خاوند نے بیٹھنا ہے. بلی نے بچے دیتے نے اتھے, صفائی نہیں ہوئی. یا اینو شیر شاہ سوری دا تخت یاد ہے, یا اینو ہمایوں دی تھڑی یاد ہے جدے اتنے بہ کے ادے پیچھے گیت گاوندا ہوندا سی. وہ تھڑی ہم کیسے بھول سکتے ہیں. قلعہ لاہور کی طرح قلعہ روہتاس میں بھی داخل ہونے کے 12 دروازے ہیں اور ان میں صرف 2 دروازے ایسے ہیں جو براہ راست قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ 2 دروازے خاص طور پر تعمیر کیے گئے کہ اگر حملہ آور فوجیں ان دروازوں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں تو ان دروازوں کی اونچائی پر ایسی جگہیں بنائی گئی جہاں سے کھولتا ہوا تیل حملہ آوروں پر پھینکا جا سکتا تھا. ان دروازوں پر ایسی جگہیں بھی ہے جہاں سے آتش گیر نیزے چلائے جاتے تھے حملہ آوروں پر. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی تاکہ حملہ آوروں سے دفاع کیا جا سکے. قلعے کی دیواروں پر 2377 کنگرے اور 72 برج بنائے گئے اور کسی بھی قلعے پر اتنی زیادہ تعداد میں کنگروں کا ہونا بھی غیر معمولی بات ہے. بڑی اچھی گنتی ہے, یہو جہا بندہ میتھ وچ فیل ہویا ہوندا. قلعے کی تعمیر میں یہ بتائیے کتنے مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا؟ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ 3 لیا. لاکھ سے زائد. جی. او گاڈ. اور کتنے عرصے میں یہ قلعہ تعمیر ہوا غافر بھائی؟ یہ قلعہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا. یہ پرویز خٹک نے بنایا ہوندا تے ہجے تک نہیں سی بنیا. اور قلعے کے اندر جو عمارتیں ہیں ان کی تکمیل میں مجموعی طور پر 7 سال لگ گئے. اچھا غافر بھائی, تقریباً 478-80 برس, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 برس پرانا یہ قلعہ ہے. اس زمانے میں کتنی رقم اس پر خرچ ہوئی تھی؟ قلعے کی تعمیر پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے. اس زمانے میں اس زمانے میں اعتراض نہ ہو اس بندے دی ٹینڈ کر دیں. 26,000 گھٹاؤنے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو شیر شاہ سوری کی عہد کی کچھ بہت ہی دلچسپ اور کچھ پراسرار باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور قلعہ روہتاس پر چاہیں گے کہ غافر بھائی روشنی ڈالیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا گھر, گلیاں اور دروازے, اور آج ہم ڈسکس کر رہے تھے شیر شاہ سوری کے عہد میں تعمیر کیا گیا قلعہ روہتاس. اچھا, اب قلعہ بنیادی طور پہ فوجوں کے لیے تھا یا پورا شہر آباد تھا اندر؟ جی شاہ جی, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ قلعہ بنایا تو فوجوں کے لیے گیا تھا کیونکہ اس میں 30,000 سپاہی اور 40,000 پیادے قیام کر سکتے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی چھاونی تھی بنیادی طور پہ. بالکل ایسی ہی بات ہے. میرے مرن تو بعد خسرے رہن لگ پہ سن. لیکن چونکہ وہاں پہ شیر شاہ سوری کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد جنگ و جدل تو ختم ہو گیا تو وہاں پر ایک گاؤں آباد ہو گیا اکبر کے دور میں اور اس گاؤں کو روہتاس گاؤں کہا جانے لگا. مگر اس گاؤں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے وہاں 3 باولیاں بنائی تھیں. واللہ نقشہ نویس, آپ کے منہ سے باولیاں سن کے بہت اچھا لگا. یہو جہے بندے دی نظر والی اینک لا لیے تے جیلم دے دریا ڈگ پیندے نے. بہت شکریہ چوچک بیگم, آپ کو بھی کوئی بات اچھی لگی. اچھا, باولی کا مطلب ہوا غافر بھائی؟ باولی بنیادی طور پر جو واٹر ٹیبل ہے اس تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رسے اور ڈول کے ساتھ پانی
चरखी के ज़रिए ज़मीन से खींचते हैं। ओके। एक तरीका ये है कि आप ज़मीन के उस पानी की तह तक ज़ीने बनाकर चले जाते हैं, और वो ज़ीने बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता था कि उसमें घोड़ों और हाथियों ने भी जाना होता था पानी पीने के लिए। जो इस किले का शाही हिस्सा है जहाँ हवेली मान सिंह और रानी महल मौजूद है, वहाँ पर भी एक बौली है। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं गाफिर भाई। और उन बौलियों में चूंकि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे तह तक जाती हैं, उन सीढ़ियों के ज़रिए नीचे तक जाना और ऊपर तक आना जो है, आज भी जब आप जाएं इस किले की सैर को तो बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद तजुर्बा है, बहुत लुत्फ आता है और एक अजीब सा तासुर जो है वो आप कायम करते हैं। गाफिर साहब जिस किस्म की पुरसरार गुफ्तगू कर रहे साल बाद ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜੇਲਾਂ ਜੰਮਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। यार ये वो वाकई, मैं आपको बताऊं, मैं भी जब पहली मरतबा बाउली में उतरा था ना नीचे, तो वो वाकई पुरस्कार सा लगता है आपको। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਚਮੜੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀ ਚਮੜੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਜਾਓ। शाह जी, जैसे जैसे हम उस बौली में नीचे उतरते जाते हैं, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। नहीं ऐसी बात नहीं है, ज्यों ज्यों नीचे उतरें तो आपका जो टेम्परेचर लेवल है वो कम होता चला जाता है, ठीक कह रहे हैं। और कुछ नमी में इजाफा होता जाता है, यहाँ तक कि जब आप पानी तक पहुँचते हैं तो यूं लगता है वहाँ एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮਕੋ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਓ ਕੇ ਖਾ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਨਿੰਮਕੋ ਡਬੋਲ ਲੱਗਣ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਬੌਲੀ की नजर होगी। और इस हादसे तो बाद सारी जिंदगी नक्शा नवीस मज दी बोली दे नेड़े भी नहीं लगया करनगे। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। जी गाफिर भाई, और चूंकि किले में बहुत सारी दीगर इमारतें भी हैं, अगर इस पर मजीद आप रोशनी डालना चाहें। किले को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो उसका वो हिस्सा है जो शाही हिस्सा कहलाता है, जैसा कि सारे ही किलों में होता है। तो वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ पर एक खूबसूरत सी मस्जिद है जो शेरशाह सूरी ने तामीर की थी, और फिर अकबर के दौर में जो रानी महल और हवेली मान सिंह बनाई गई, उसके कुछ आसार आज भी मौजूद हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਰਾਣੀ ਮਿਲ ਪਵੇ। और जैसा कि हमीदा बेगम बता रही थी, लो इस टैनी दी गल कैसी याद है चाचे नू? जी, किले का वो ऊंचा हिस्सा अब भी मौजूद है जहां बैठकर बादशाह फैसले किया करते थे, मगर अब लोग उस ऊंचाई पर खड़े होकर टिल्ला जोगियां की तरफ देखते हैं, और वो खूबसूरत मंजरनामा उनकी तबीयतों में एक मुसरत भर देता है। अच्छा, ये इर्द गिर्द चूंकि पहाड़ हैं, तो अगर आप पहाड़ों पे चढ़ें और इस किले को देखें तो एक ज़माने में जब ये आबाद था तो कहा जाता है कि ये पहाड़ों से देखते हुए ये अंडे की तरह का नज़र आता था, बैजवी सी एक शक्ल इसकी नज़र आती थी। और रोहत संस्कृत में रोहत अंडे को कहते हैं, उसी से ये रोहतास पड़ा है। इसका रोहतकी ज़ुबान से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ दर्ज है तारीख की किताबों में उससे अंदाज़ा होता है कि अंडे जैसी शक्ल, बैजवी शक्ल होने की वजह से इसको रोहतास कहा गया। जी शाह जी, आपने रोहत के हवाले से जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि संस्कृत ज़ुबान में रोहत अंडे को कहते हैं। एक और बात भी है इसको अंडे से तशबीह देने की, कि जिस तरह अंडे का जो शेल होता है वो एक प्रोटेक्शन दे रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह दिफाई निज़ाम में ये किला अपने महसूर होने वालों को प्रोटेक्शन देता था। तो मुमकिन है एक तोजी ये भी बयान की जाती रही हो। और ये जो टिल्ला जोगियाँ है, इसके बारे में कौन नहीं जानता कि ये वो तारीखी मुकाम है जहाँ रांझा कान पड़वाने गया था। ਗਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਂਟੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਿੱਗਾ ਪਾੜਤਾ। बहुत बहुत शुक्रिया गाफिर भाई आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नक्शा नवीस, चलिए आइए इमली आलू बुखारे का शरबत पी के आते हैं। जी मलिका चोचक बेगम। हाय अल्लाह, कोई अपने महल में बैठ के मजाक भी ना करे। 4 प्रोग्राम में कितना खुल गया है ये शख्स।